नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में आप सभी का स्वागत है। खबर गरम में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के छात्रों से संवाद को लेकर के। सोनीपत में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। युवाओं से सीधा संवाद किया, छात्रों की समस्याओं को सुना, छात्रों के जो भी सुझाव थे उनको भी सुना और मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए और आपके सपनों को दबने नहीं देंगे। छात्रों को, युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था को बदला है। कॉमनवेल्थ गेम्स का भी जिक्र किया कि जिस तरह से देश के खिलाड़ियों ने 39 मेडल लिए हैं, उनमें से 13 गोल्ड मेडल हैं और 13 में से 7 गोल्ड मेडल सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। सीएम ने इस मौके पर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। साथियों, कई बार तो मन में संशय आता है कि क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्या मुझे भी कोई सही अवसर मिलेगा। साथियों, मैं आज इन सब बातों पर आपसे मैंने चर्चा की है। आपके कई क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को लेकर के आपसे संवाद किया है और मुझे विश्वास है मैं आप लोगों को इस संवाद के जरिए ये विश्वास दिलाने आया हूं कि सपने देखना मत छोड़िए। एक बात जरूर कहता हूं, सपने देखिए, सोते हुए नहीं, जागते हुए देखिए। जागते हुए सपने देखिए। और आपके सपनों के पीछे अब केवल आपका हौसला नहीं है, आपकी बल्कि आपकी अपनी सरकार भी आपके पीछे मजबूत कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपके सपनों को दबने नहीं देगी, ऐसी सरकार आपके पीछे खड़ी है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था बदलने का ये साहसिक निर्णय लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आईसीएस सेंटर्स के अंदर आप लोग इतनी भारी संख्या के अंदर कोचिंग ले रहे हैं। अभी परमिल जी ने इस बात को कहा भी है कि अगर आपकी ये नीति नहीं होती ट्रांसपेरेंसी की, तो एक भी बच्चा यहां दिखाई नहीं देता। ये बात परमिल जी ने कही है। इसके पीछे कितनी ताकत लगी है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसको फेल किया जाए। परंतु अगर कोई गड़बड़ करता है, कर देता है कोई ना कोई, किसी के दिमाग में, क्योंकि किसी के हाथ में अगर कलम है, उनने तो कलम ही गमानी, हमें तो पता नहीं चलता। परंतु जब पता चलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। एक अधिकारी तक के व्यक्ति को तुरंत टर्मिनेट करके, जब अगर उसने कुछ गलत किया था तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भी डालने का काम इसी सरकार ने किया है, किसी और सरकार ने नहीं किया। एक कार्यक्रम बच्चों का शुरू किया, शायद आपके ध्यान में होगा, कई बच्चे उसको जानते होंगे जो यहां बैठे हैं। मिशन बुनियाद है, सारे जानते हैं। ये पहली बार शुरू हुआ, मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू हुआ। 9th और 10th के बच्चों को 104 स्कूल सेलेक्ट किए गए। अभी मैंने उसको बढ़ाया है, उसके दायरे को बढ़ाया है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में, मैंने उन बच्चों को भी बुलाया था, बच्चों को सीएम हाउस बुलाया था, उनके माता पिता को भी बुलाया था। गरीब परिवार के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के अंडर पेपर देने वाले बच्चे, सीबीएसई के अंडर नहीं, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी, उसके अंडर पेपर देने वाले बच्चे, 104 स्कूलों को सेलेक्ट किया, मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया, उनको अलग से पढ़ाई की गई, उनका टेस्ट लिया गया। उन बच्चों में से हमने 400 बच्चे सिलेक्ट किए। सुपर 100 कार्यक्रम चलाया, उसके तहत उन बच्चों को जिनको 11वीं और 12वीं में एडमिशन दिया, 9वीं 10वीं के बच्चों का, 10वीं के बच्चों का टेस्ट लिया, 11वीं में एडमिशन दिया,
400 बच्चों को हमने उसमें रखा। तो वही दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के सांसदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को निशाने पर लिया। एसवाईएल समेत नाफानी से जुड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए और कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है और हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को जल्द मिलना चाहिए। एसवाईएल जो हरियाणा का हक का पानी, रवि व्यास में हरियाणा का जो हक का पानी है वो हरियाणा में पहुंचे, हरियाणा के हर खेत, हर गांव, हर वाटर वर्क्स तक, ड्रिंकिंग वाटर भी है जिसमें वो पहुंचे, जिसके लिए आप सब जानते हैं इंदिरा जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और उसके बाद हरियाणा का हिस्सा बनके पूरा हो गया। लेकिन पंजाब के हिस्से को लेकर पंजाब में एडमेंसी दिखाई, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्णतः हक में फैसला कर दिया और जब हरियाणा के हक में फैसला हो गया, 2016 में अंतिम निर्णय आया था, 2002 में पहला निर्णय आया, पंजाब ने चैलेंज किया। उस समय सारे सांसद, हुड्डा साहब भी थे, जयप्रकाश जी भी थे, हुड्डा साहब के नेतृत्व में सारे सांसद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए प्रेसिडेंट के पास गए और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ। अंततः जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी, 2016 में फुल एंड फाइनल फैसला हरियाणा के हक में आ गया कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले। ऊपर नीचे दोनों बीजेपी की सरकार है 2016 से, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं मिला। और अभी पीछे बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के प्रेजेंस में राजस्थान से समझौता कर लिया कि हरियाणा राजस्थान को पानी दे देगा, पाइप डाल के, अंडरग्राउंड पाइप। लेकिन राजस्थान को, हमें कोई द्वेष नहीं राजस्थान से, जिसका जो हक वो मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा का पानी पहले हरियाणा में मिले, चाहे वो आप कैसे लाए, कनाल पूरा करके लाए, उतना ही पानी पाइपलाइन डाल के लाए, लेकिन हरियाणा का हक का पानी हरियाणा में मिले। इसमें एक और बात है, 2016 में जब ये फैसला आया तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कहा था कि पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद, सभी विधायक, नेता विपक्ष, हुड्डा साहब थे, तमाम सांसद, तमाम विधायक, सबने कहा था कि आप समय लो, राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री जी से सारे एक साथ राजनीति से ऊपर उठकर हर दल का सांसद, विधायक हम साथ जाएंगे और प्रधानमंत्री से गुहार करेंगे कि हरियाणा का हक का पानी हरियाणा को मिले। लेकिन 10 साल में समय नहीं मिला एसवाईएल। हरियाणा के करीब 12,000 गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की एलपीए को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और अहम फैसला सुनाया। फैसले के बाद गेस्ट टीचर्स में खुशी की लहर देखने को मिली। उनका कहना है कि यह किसी संगठन की नहीं बल्कि न्याय की जीत है। अब उनकी निगाहें सरकार पर हैं क्योंकि अब गेंद सरकार के पाले में है और गेस्ट टीचर्स का यह कहना है कि वर्षों पुराना नियमितीकरण का वादा अब सरकार पूरा करे। करीब 2 दशक से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हरियाणा के गेस्ट टीचर्स की कानूनी लड़ाई को आज बड़ा पड़ाव मिला। सुखविंदर सिंह एंड अदर्स मामले में सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की एलपीए को डिस्पोज ऑफ कर दिया। फैसले के बाद प्रदेश भर के गेस्ट टीचर्स ने इसे न्याय की जीत बताते हुए खुशी जताई। गेस्ट टीचर्स संगठन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अजय लोहान ने कहा कि ये फैसला उन हजारों शिक्षकों के संघर्ष और धैर्य की जीत है जो पिछले 21 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि वर्ष 2014 में बीजेपी द्वारा पहली कलम से नियमितीकरण का जो वादा किया गया था उसे अब बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि अब सरकार को अदालत के फैसले की भावना का सम्मान करते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। हरियाणा के 12,000 गेस्ट टीचर पिछले 20-21 सालों से सरकारी स्कूलों में अपनी अतुल्य सेवाएं दे रहे हैं।
हम सब लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे थे कि आपने 2014 में जो पहली कलम से नियमित करने का वायदा किया था, उस वायदे को निभाते हुए हमें रेगुलर किया जाए। लेकिन चूंकि कुछ मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, इस वजह से सरकार ये कहती थी कि जैसे ही ये मामला सुलझ जाएगा तुरंत आपको नियमित कर दिया जाएगा। उसके बाद माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हमें 2 महीने के अंदर नियमित करने के आदेश दिए थे, तमाम सुख सुविधाएं देने की बात कही थी और लगातार हम सरकार से मिल रहे थे। तमाम मंत्रियों को हरियाणा के 12,000 गेस्ट टीचरों की तरफ से मिठाई खिलाई गई और साथ ही साथ निवेदन किया गया कि हमें पहली कलम से नियमित किया गया जाए। 2 महीने का समय बीत गया तो उसके बाद सरकार एलपीए में चली गई, डबल बेंच में चली गई। आज फिर गेस्ट टीचरों के लिए बहुत खुशी भरा दिन है, क्योंकि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार की एलपीए को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और इस फैसले के बाद 12,000 गेस्ट टीचरों के घरों में उनके चेहरे पर खुशियां देखने को मिल रही है। हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सुखविंदर सिंह के मामले में जो 2 महीने में नियमित करने वाला फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से आया था, उस फैसले को लागू करते हुए हम सबको नियमित किया जाए और तमाम सुख सुविधाएं, तमाम लाभ हमें शुरू दिन से ही दिए जाएं। ऐसी हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले ने हरियाणा के हजारों गेस्ट टीचर्स की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस कानूनी राहत को प्रशासनिक फैसले में बदलते हुए नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाएगी या फिर गेस्ट टीचर्स का इंतजार अभी और लंबा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हरियाणा सरकार और नगर पालिका कर्मचारी संघ के बीच एक अहम बैठक हुई, लेकिन टकराव खत्म नहीं हुआ। इसी के चलते प्रदेश भर में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के करीब 50,000 सफाई कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल शुरू की। कर्मचारी नगर परिषद कार्यालयों के बाहर धरने पर बैठे और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के करीब 50,000 सफाई कर्मचारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर शुरू हुई इस हड़ताल का असर पहले ही दिन शहरों की सफाई व्यवस्था पर दिखाई देने लगा। कई जगह कूड़ा उठान प्रभावित हुआ और सड़कों पर गंदगी बढ़ने लगी। फतेहाबाद नगर परिषद में भी सफाई कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछली हड़ताल के दौरान सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेने का भरोसा दिया था और 1 जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये आंदोलन हमारा नया नहीं है, पुराना है जी। पीछे हमने 13 दिन हड़ताल करी थी, यहाँ 14 दिन। 13 मई को हमारा समझौता हुआ था। उसके बाद में बार बार सरकार हमारे को बुलाती है, मिट्टी सी गोली दे के टाइम की बात करती है जी। जब 13 महीने समझौता हुआ, हमने क्लियर कट कहा था जी कि कम से कम उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था, हमने 30 जून तक का टाइम हमने खुद दिया था। मतलब कुछ इसमें क्रिटिकल जो काम है, जो मंत्रिमंडल में जाने वाले काम है और काम है, ये हो जाएंगे। तो उसके बाद भी जब यहाँ कोई लेटर तक नहीं दिया इन्होंने, तो हमने 1 जुलाई से आंदोलन, हमने हड़ताल पे जाना था। हम हड़ताल पर न जाके हमने जनता के भाईचारा रखते हुए, जनता हमारी मालिक है, हम किसी को तंग नहीं करना चाहते। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने बार बार आश्वासन तो दिए, लेकिन उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इसी के विरोध में प्रदेश भर में कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो 3 दिन का यह आंदोलन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उधर हड़ताल का असर अब आम लोगों पर भी पड़ने लगा है। शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से जगह जगह कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। अब निगाहें इस बात पर है कि सरकार कर्मचारियों से दोबारा बातचीत कर गतिरोध खत्म करती है या फिर ये आंदोलन और लंबा खिंचता है। और प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। बहादुरगढ़ में कर्मचारियों ने बारिश के बावजूद मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और
एग्री डिस्कॉम के गठन, बिजली के निजीकरण, पैरेलल लाइसेंस व्यवस्था और नई बिजली नीति का विरोध किया। वहीं गोहाना में बिजली साझा मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो 11 से 13 अगस्त की प्रस्तावित प्रदेशव्यापी हड़ताल को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदला जा सकता है। और हरियाणा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी 2 बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। चरखी दादरी में दिन दहाड़े थाने के सामने करीब 30 राउंड गोलियां बरसाई गई। बदमाशों ने 2 युवकों की हत्या कर दी, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं हिसार में देर रात कावड़ियों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला भी सामने आया है, जिसमें पति पत्नी और उनकी 12 साल की बेटी गोली लगने से घायल हो गई। सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में बदमाशों का खौफ कब खत्म होगा। हरियाणा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी 2 बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर चरखी दादरी की है, जहां दिन दहाड़े थाने के सामने गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। स्कॉर्पियो में सवार युवकों पर बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की। इस खूनी हमले में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। चरखी दादरी शहर में कोर्ट से 7 युवक स्कॉर्पियो में सवार होकर तारीख भुगत कर वहां से चले थे और बिल्कुल थाने के सामने आते ही 3 युवक बाइक पर सवार होकर हथियार बंद थे, उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और गाड़ी रुकवा ली। बिल्कुल थाने के सामने आप देख सकते हैं कि थाने से महज 4 कदम की दूरी पर बिल्कुल सामने यहाँ धनाधन गोलियां चलाई गई। जहां राउंड गिरे गए थे वहां पुलिस ने घेरे बनाए हुए हैं, वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एसपी डीएसपी भारी पुलिस तैनात कर दिया गया। सीआईए 1, 2, 3 सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आरोपियों की, तो आरोपी फरार हो चुके हैं और पुलिस उनको धरपकड़ करने के लिए जांच शुरू कर चुकी है। वहीं पुलिस के सामने इतनी बड़ी वारदात दिन दहाड़े थाने के सामने होना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी घटना हिसार की है, जहां देर रात दयानंद कॉलोनी स्थित तिकोना पार्क और शिव मंदिर के पास कावड़ियों की भीड़ अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठी। 2 बाइकों पर आए 5 से 6 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 6 राउंड चली गोलियों में पति पत्नी और उनकी 12 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और श्रद्धालु जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान कर ली है, जिन पर पहले से आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। दिन दहाड़े थाने के सामने गैंगवार और रात में कावड़ियों पर फायरिंग, इन दोनों घटनाओं ने हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम लोगों के मन में यही सवाल है कि जब थाने के सामने और धार्मिक आयोजन में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर अपराधियों का खौफ कब खत्म होगा। चरखी दादरी और हिसार की ये दोनों वारदातें सिर्फ आपराधिक घटनाएं नहीं, बल्कि देश की कानून व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। अब देखना होगा कि पुलिस इन मामलों में आरोपियों को कितनी जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाती है और क्या ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कोई सख्त रणनीति सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और फतेहाबाद के भोड़िया खेड़ा गांव में पेयजल संकट ने अब लोगों का सब्र तोड़ दिया है। दूषित पानी और अनियमित सप्लाई से परेशान ग्रामीण सड़कों पर उतरे और जलघर के बाहर धरना शुरू किया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें पीने के लिए साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, जबकि बार बार शिकायतें दी जा रही हैं। इसके बावजूद हालात जस के तस है। रिपोर्ट आप देखिए।
भोडिया खेड़ा गांव में पेयजल संकट को लेकर लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि घरों तक नियमित पानी नहीं पहुंच रहा और जो पानी आ रहा है वो भी दूषित है। आरोप है कि जलघर की डिग्गियां जर्जर हैं और उनमें गंदगी की भरमार है। इतना ही नहीं, नहर से आने वाली पाइपलाइन कई जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण नालियों का गंदा पानी पेयजल सप्लाई में मिल रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन विभाग लगातार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मजबूर होकर ग्रामीणों ने जलघर के बाहर धरना शुरू किया और चेतावनी दी कि जब तक साफ और नियमित पेयजल की व्यवस्था नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। समस्या ये है जी, हमारी आप अंदर जाके डिग्गियाँ देखिए, डिग्गियों के अंदर कोई सफाई नहीं हुई और जो गांव में पानी जा रहा है उसके अंदर सीवर लाइन का पानी मिक्स होके जा रहा है। सारे चैम्बर है वो टूटे हुए हैं, चैम्बरों में जो वाल है वो बिल्कुल लूज है और उनके अंदर से पानी वापस पाइपलाइन में जा रहा है। सारे गांव में वही पानी पिया जा रहा है और डिग्गियों की आज तक सफाई भी नहीं हुई। आप अंदर जाके देखिए क्या हाल है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वो हाल दिखाते हैं डिग्गियों का। डिग्गी बिल्कुल खस्ता हालात में है, टूटी भी हुई है और हमने SDO साहब को 20 बार अवगत करा दिया, जा के भी बोल दिया, यहाँ पे बुला के भी बोल दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ना ये यहाँ भोडिया खेड़ा गाँव निवासी पीने के पानी को लेके भी आज धरना लगाना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। बिल्कुल, आज़ादी के 78 साल बाद कम से कम पीने का तो साफ पानी मिलना ही चाहिए। ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या पिछले 8 साल पहले 5 साल पहले जो भोडिया खेड़ा वाटर वर्क्स के लिए जो 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए का ग्रांट आई और इसकी पुनर्मुरम्मत कराने के लिए, लेकिन उसका केवल बेड के ऊपर एक लिपाई कर दी, जिसकी वजह से वो पानी का रिसाव रुक नहीं रहा। हमारी जो गांव की पूरे गांव की जो समस्या है, मेन जो समस्या है वो पानी की समस्या है। गांव में पानी शुद्ध नहीं जाता जी, मिट्टी, मेला, कर्जा कट कुछ अंदर जाता है, मिक्स होके जाता है। दूसरे नंबर है जी कि जो पाइप हमारी नहर से कनेक्शन है, डिग्गी में जो पानी आ रहा है वो कई जगह टूटी हुई है जी। टूटी होने के कारण वो पानी भी नहीं आता यहाँ पे और नया आने के कारण इनके पास पानी नहीं है और पानी नहीं है तो ये ट्यूबवेल का पानी चलाते हैं और ट्यूबवेल का पानी शुद्ध नहीं है। जो उसमें शुद्धता चाहिए वो शुद्धता है नहीं और अधिकतर 70% हमारे ट्यूबवेलों का पानी गांव में जाता है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें इतनी परेशान हैं और बीमार हो चुके हैं और बीमारी से इतने ग्रस्त हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें प्रशासन से एक डिमांड है कि ये जो पाइप है इसको बदला जाए और पानी गांव में शुद्ध दिया जाए। सवाल यह है कि जब ग्रामीण लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं तो आखिर जिम्मेदार विभाग अब तक क्यों नहीं जागा। अब निगाहें इस बात पर हैं कि प्रशासन लोगों की इस बुनियादी समस्या का समाधान कब तक करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हमारे खास कार्यक्रम खबरग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।